ख़वातीन व हज़रात, स्वीडिश दारुल हुकूमत स्टॉकहोम से आरिफ महमूद किसाना की जानब से सलाम कबूल कीजिए। आपसे गुजारिश है कि इस व्लॉग को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत अरसे से मेरी ख्वाहिश थी कि ये व्लॉग मैं बनाऊं और आज इस हवाले से मौका मिल रहा है। और इसको देखने के बाद अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिए। जो भी आपकी राय हो, पॉजिटिव नेगेटिव क्रिटिसिज्म बोथ आर वेरी वेलकम। और अगर आपको ये पसंद आए तो अपने दोस्त अहबाब से शेयर भी कर सकते हैं। और इसमें कुछ मेरी अपनी बातें भी हैं, तो इसलिए मैं खुसूसी आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं यहाँ स्वीडिश दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में मेडिकल यूनिवर्सिटी है, कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट को, जो कि पूरी दुनिया में मेडिकल रिसर्च की वजह से मशहूर है और इसका दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में से एक है। इसमें पिछले 24 साल से मैं मेडिकल रिसर्च या तिब्बी तहकीक के काम से वाबस्ता हूँ। और जो हमारा शोबा है यहाँ पे, वो इस रिसर्च के साथ वाबस्ता है कि जो बीमारियाँ इंसानों में विरासत की वजह से होती हैं, जेनेटिक्स की वजह से होती हैं, जीन्स की वजह से, उनका खोज लगाया जाए। वो क्यों होती हैं, वो कौन सी ऐसी जीन्स हैं, उन जीन्स का किस तरह से इलाज किया जा सकता है, उसकी थेरेपी क्या हो सकती है, उसके लिए पॉसिबल मेडिसिन क्या बन सकती है। ये बड़ा एक लंबा जो है प्रोसीजर है। और आप लोग जानते हैं कि जो इंसान है वो बुनियादी तौर पे वो अपने ज़ाहिर वालिदैन से उसको विरासत मिलती है, 50% अपनी माँ से, 50% अपने बाप से, और फिर वो जीन्स मिलके इंसान की जो पूरी कह ले कि वो उसका जिस्म है वो बनता है, उसकी मनफी खसूसियात, मुस्बत खसूसियात, वो उनकी बुनियाद पे ही होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल फ़लाँ बच्चे की आंखें जो हैं वो अपने मामू पे हैं, या इसका जो बोलने का अंदाज या इसकी शक्ल शबाहत जो है वो अपने चचा पे है, दादा पे है। वो जीन्स ही सारा कुछ जो है वो मुतय्यन करती हैं। और ये सिलसिला सिर्फ इंसानों तक नहीं है, तमाम जानदार जो हैं, वो जानवर हैं, वो भी इसी कुदरत के असूल के तहत बनते हैं। जब कोई आदमी हर रोज़ काम करता है तो बाज़ औक़ात इन चीज़ों की तरफ उस तरह से गहराई से नहीं सोचता, लेकिन कभी ऐसा मौका होता है कि आदमी फिर वो उस सारे नॉलेज को बड़ी गहराई से सोचता है। और वही सोच, वही चीज़ें मैं आपके साथ जो है वो शेयर करना चाह रहा हूँ। इंसानी ज़िंदगी की जो इब्तदा होती है, जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि उसमें माँ और बाप, वो दोनों का उसमें किरदार होता है, और दोनों से 50-50% खसूसियात, खूबियाँ जो है वो मिलती हैं, और फिर जाके एक इंसान या इसी तरह से जानवर जो है वो पैदा होते हैं। अब खुदा ने इतनी ज़बरदस्त ये इंटेलिजेंट डिज़ाइन, या इस तरह से इतनी एक्सीलेंट इंजीनियरिंग डिज़ाइन की हुई चीज़ है कि आदमी दंग रह जाता है कि जो एक इंसान है उसकी जो इब्तदा है वो उस सेल से हुई है जो बहुत ही छोटा है, जो यानी एक अच्छी माइक्रोस्कोप से नजर आता है। नाजरीन, ये हकायक और ये साइंस और ये मालूमात इतनी दिलचस्प हैं कि इसीलिए मैंने चाहा कि ये एक व्लॉग की सूरत में आप सब से शेयर किया जाए कि इंसान की तख्लीक के लिए जो माँ की तरफ से जो एग या ओवम आता है, उसका साइज़ तकरीबन 100 माइक्रोमीटर होता है। ये एक अच्छी माइक्रोस्कोप से नज़र आता है, आम छोटी माइक्रोस्कोप से उस तरह से सही तरह से दिखाई नहीं देता। और बाप की तरफ से जो आता है स्पर्म, वो तो इससे भी छोटा होता है। अब एक दिन इसी तरह से हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और उसमें हम देख रहे थे कि किस तरह से ये अपना ओवम है, जो एग है, जो कि फीमेल की तरफ से आता है, माँ की तरफ से आता है, और उसके साथ जो स्पर्म है, जो मेल सेल है, जो फादर की तरफ से आना है, उसने आके किस तरह से मिलना है। और ये आप तस्वीर में देख रहे होंगे कि किस तरह ये इसके साथ आके ये मिल रहा है। अब यहाँ से वो सारा वो सोच का वो पहलू आया जो जिसने मुझे ये व्लॉग बनाने पे मजबूर किया, कि ये देखिए कि खुदा ने जो अगली आने वाली नस्ल होती है, इंसान हो या जानवर हो, इनकी तख्लीक का आगाज कैसे होता है। कि अभी जो माँ के पेट में जो बच्ची होती है, या एनिमल्स में फीमेल कह लें फीटस, अभी वो शिकमे मादर के अंदर है, अभी वो खुद उसकी जो है वो नश्वोन्मा हो रही है, अभी उसने पैदा होना है, उसके अंदर वो सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं जिन्होंने बाद में अगली नस्ल को जाके जो है ना वो पैदा करना है। तो यानी वो अभी बच्चा जब माँ के पेट के अंदर होता है, उसके अंदर वो सेल बनना शुरू हो जाते हैं, ओवम
या एग स्टॉक्स, जिन्होंने आगे जाके अगली जो है वो नस्ल पैदा करनी होती है। फिर कुदरत का ये निज़ाम देखिए कि फीमेल की तरफ से तो नॉर्मली एक जो है ओवम या एग जो है वो आता है, रिलीज होता है, और मेल की तरफ से मिलियंस की सूरत में जो है वो स्पर्म आते हैं, मिलियंस। लेकिन उन मिलियंस में से सिर्फ एक ने जाके ना उसके साथ मिलना है, जिसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब आप देखें इसमें कि ये हमने माइक्रोस्कोप में अक्सर देखा है कि वो नीचे ओवम के इर्द गिर्द बहुत से स्पर्म्स आ जाते हैं, और उनमें से सिर्फ एक जो है वो जो ओवम या एग है, या उसकी जो बाउंड्री लाइन है, जिसको जोना पेलिसिडा कहते हैं, वो सिर्फ एक को अंदर जाने देगा। अच्छा, एक ने भी जब अंदर जाना है तो उसकी जो टेल है, दुम है, वो बाहर रह जाएगी स्पर्म की। अगर वो दुम के साथ अंदर चला जाए तो उसको जाके डिस्ट्रॉय कर देगा, फिर वो घूमता रहेगा। अब दुम उसकी बाहर रह जाएगी जिसमें एनर्जी है, बस अंदर जाके फिर उसने जाके मिल जाना है। और फिर ये दो, एक से दो जो है, ये देखें आप, प्रोन्यूक्लियस जिसको कहेंगे, ये बनते हैं। और इन दोनों के बाद फिर जो है वो फिर सेल डिवीजन होके एक सेल से दो सेल बनते हैं। तो इब्तदा एक सेल से होती है, और जैसे कुरान ने कहा कि हमने आपको नफ्से वादा से पैदा किया है, ये नफ्से वादा आ गया। अच्छा, यहाँ पे बड़ी दिलचस्प चीज है कि जब मिलियंस ऑफ स्पर्म आते हैं तो वहां पे सिर्फ एक अंदर जा सकता है, और जब एक जाता है तो फिर वो जो बाउंड्री लाइन है ओवम की, एग की, वो बंद हो जाती है, किसी दूसरे को अंदर जाने नहीं देती। अब ये कौन वहां पे इस चीज को तय कर रहा है? वो आंख से भी जो है वो नजर आने वाला सेल नहीं है, बड़ी मजबूत माइक्रोस्कोप से नजर आता है। कौन सी चीज है जो ब्लॉक कर देती है? ये किस तरह की इंजीनियरिंग डिजाइन है उस खालिक ने की है? और कदम कदम पे अगर हम देखेंगे तो हमें फिर ये वाकई पता चलेगा कि इंसान या यूनिवर्स उसका खालिक है, और उस खालिक ने बड़े बेहतरीन अंदाज में, जिसे कुरान ने कहा ना, लक़द खलक़ना फ़ी अहसन तक़वीम, उस अंदाज से बनाया। अब बाकी जो स्पर्म्स होते हैं वो अंदर नहीं जा सकते, उसके बाद वो ब्लॉकेज आ जाएगा, वो सब जो है वो जाया गए, और उसके बाद फर्टिलाइजेशन का ये प्रोसेस शुरू हुआ। अब इसके बाद भी कुदरत ने कैसा निज़ाम रखा है। अब ये जो एग है ये फर्टिलाइज हो गया, ये तस्वीर में मैंने दिखाया, ये दो प्रोन्यूक्लियस थे, दोनों मिलके फिर एक सेल से दो सेल हुए, तकसीम हुई, फिर 4, 8, और करते करते फिर एक वक्त आता है कि पूरा वो फीटस एम्ब्रियो बनता है, और फिर इंसान या जानवर, इन सब में इस तरह से जो है वो तख्लीक होती है। अब ये जो एग बन जाता है, अब इसने आगे जाना है, किस तरह से जाएगा? कुदरत ने इस सेल के इर्द गिर्द ये छोटे छोटे, आप देख रहे हैं, कांटे की तरह से उसको लगाया कोमोसेलर, ये इनसे फिर वो चलता है, ये उसके चलने का काम करती हैं। और फिर इसमें भी और कुदरत ने क्या बेहतरीन इंजीनियरिंग डिजाइन वहां पे की कि जो अंदर वो ट्यूब होती है जिसमें इसने जाके आगे फिर इसने रहमे मादर में, यूट्रस में जाके इसने इम्प्लांट होना है, वहां पे इसने लग जाना है, और फिर बच्चे ने बनना है। उसके अंदर, उस नाली के अंदर कुदरत ने ऐसे वॉल्व रखे हैं कि जिसमें सिर्फ आगे जा सकता है, पीछे नहीं आ सकता। यानी देखिए कैसा इंतजाम किया कि एक तो उस पर कांटे लगा दिए जिससे आगे चलता जाएगा, और फिर वो आगे ही जाएगा, पीछे नहीं आएगा। ये सारी जो डिजाइनिंग है ये ऐसे तो नहीं हो सकती। फिर ये एक सेल जो माइक्रोस्कोप से नजर आता है, तमाम वो पूरी विरासत है। यानी अब ह्यूमन है तो ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम्स हैं जो 23 जोड़ों में होते, वो छोटे छोटे धागे, वो इस सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर है। यानी उसको देखने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप चाहिए, आम माइक्रोस्कोप से। अब वो जो धागे हैं उन पे इंसानों में 30,000 जीन्स, नुक्ते छोटे छोटे उन पे होंगे, और उनमें सारी विरासत होगी, और वो बहुत सिंपल चीजों से बने हैं। अगर उसमें एक मामूली सा जो एटम है वो इधर इधर हो जाए तो जनाब वो विरासती बीमारियां शुरू हो जाती हैं, और ऐसी बीमारियां होती हैं जिनका फिर इलाज नहीं होता। यानी किस कदर डिजाइन से 30,000 जीन्स, 30,000 जीन्स इन धागों में छोटे से न्यूक्लियस के अंदर खुदा ने रख दिए, और फिर उसमें जो है वो तख्लीक होती है। अब साइंसदान ऐसे करते हैं कि इसमें बाहर से जेनेटिक मटेरियल डालते हैं, उसको इंजेक्ट करते हैं, और अपनी मर्जी की जीन्स डाल के देखते हैं कि अगर अपनी मर्जी की जीन्स डालें तो फिर क्या होगा, या अगर पहले से जो जीन्स है अगर हम उनको नॉकआउट कर दें, उनको इनइफेक्टिव कर दें, तो फिर क्या होगा। ये तो खैर मैं थोड़ा दूसरी तरफ चला जाऊंगा। तो ये इंसान की तख्लीक के लिए खुदा ने कितना शानदार जो है वो निज़ाम बनाया।
अब इसी चीज को अगर हम यूनिवर्स में देखें, कुरान कहता है ना बार बार के जमीन व आसमान को देखो, इनकी बुलंदियों को देखो, पस्तियों को देखो, गौर व फिक्र करो। जो गौर व फिक्र नहीं करते वो जानवर हैं, वो जानवरों से बदतर हैं। तकरीबन 11% कुरान का जो है वो गौर व फिक्र के बारे में है। और फिर ये सारी तख्लीक करने के बाद कहा कि इस कायनात में तुम नुक्स नहीं देख सकोगे, तुम्हारी निगाह ऊपर जाएगी, नीचे आएगी। और वाकई जब इन चीजों को आदमी देखता है, और मैंने जब इन चीजों को देखता हूं, तो मैं वाकई कहता हूं कि लक़द खलक़नल फी अहसन तक़वीम। और फिर जब इस यूनिवर्स को देखते हैं, जैसे सूरज है, चांद है, अपने अपने मिदार पे कुरान कहता है वो चल रहे हैं, ऑर्बिट्स पे, एक सेकंड के लिए इधर उधर नहीं होते। और कुदरत ने, जिसको आम लोग नेचर कहते हैं, लेकिन हम तो ज़ाहिर कहते हैं कि वो खालिक है इस कायनात का, उसने वो असूल बनाए कि उसने फॉर एग्जांपल जो ग्रेविटेशनल फोर्स बनाई है 9.8 मीटर पर सेकंड, दुनिया की कोई ताकत, तमाम साइंसदान मिलकर उस ग्रेविटेशनल फोर्स को चेंज नहीं कर सकती, वो उतनी ही रहेगी। वो उस खालिक ने बना दी है और एक खास डिजाइन के तहत बना दी है, ऐसे नहीं बन गई। अब उसमें कायनात की तख्लीक में अगर मैं बात करूं वो बहुत लंबी हो जाएगी, आज की गुफ्तगू मुख्तसर होगी, इंशाल्लाह फ्यूचर में मैं करूंगा। अब इसमें जो बाकी वो सियारे, सूरज, चांद अपने अपने ऑर्बिट्स पे उसने जिस तरह से लगा दिए, कोई इधर उधर नहीं हो सकता। फिर इंसान के लिए जमीन कुरैत को कहा कि हमने इसको इंसान का मस्कन बनाया। उसके लिए क्या किया कि यहाँ पे टेम्परेचर उतना रखा, यहाँ पे ऑक्सीजन दी, यहाँ पे जो हवा का दबाव है वो रखा, वो सारी चीजें रखी ताकि इंसान की यहाँ पे जो है वो चीज हो जाएगी। और फिर कहा कि इस पे अगर इंसान गौर व फिक्र करता जाए तो इंसान कुदरत की उन चीजों को तलाश करता जाता है। और बड़े से बड़े साइंसदान ने भी कहा कि वी रीड द बुक ऑफ नेचर, वी डोंट राइट इट, हम तो सिर्फ उसको पढ़ते हैं। और वही इंसान जो मैं शुरू से कहा कि एक वो यूनी सेल से, माँ और बाप से मिलने वाले सेल से बनता है। और फिर करता करता फिर क्या होता है कि शुरू में तो एक जैसा सेल है, शुरू में एक जैसे सेल है, उन सेल से फिर आगे जाके जूं ही बनता है वो कई तरह के सेल अलग बनना शुरू हो जाते हैं। फिर वही तकरीबन 200 के करीब 200 टाइप्स डिफरेंट सेल्स जो है वो हमारी बॉडी में आ जाते हैं। फिर उनसे ऑर्गन्स बनते हैं, हर ऑर्गन अपना अलग अलग काम कर रहा है। दिल अलग काम कर रहा है, आंखें अलग काम कर रही हैं, गुर्दे अलग काम कर रहे हैं, हमारा दिमाग जो है वो कुछ अपना अलग से काम कर रहा है। फिर वो ऑर्गन्स में इनके सिस्टम्स जो बनाते हैं। अगर हम इंसानी बॉडी को देखें, मतलब अगर हम अपनी जिल्द को देखें जो कि सबसे बड़ा उस लिहाज से ऑर्गन बनता है। अब जिल्द का जो निज़ाम है हमें जो है वो बाहर से आने वाले तमाम किस्म की इन्फेक्शन से बचाता है, कोई बैक्टीरिया वायरस हमारी बॉडी में नहीं जा सकता। फिर खुदा ने एक ऐसा निज़ाम बनाया है कि जब सर्दी होती है तो हमारी स्किन के ऊपर जो सेंसर्स हैं वो बंद हो जाते हैं, हीट बाहर नहीं जाती, हमें जो है वो सर्दी से बचाती है। और जब गर्मी होती है तो उसी में से जो ऐसे कह ले रोशनदान है, सुराख हैं, वो खुल जाते हैं, उसमें पसीना बाहर निकलता है, एक्स्ट्रा हीट बाहर निकलती है ताकि हमारा बॉडी टेम्परेचर उतने का उतना रखे। फिर एक टेम्परेचर है हमारी बॉडी का। फिर हमारे खून का एक निज़ाम है, और खून के निज़ाम में फिर दो तरह की हैं, आर्टरीज और वेन्स हैं, शरियाने हैं और वरीदे हैं। और किस तरह से वो एक साफ खून को लेके जा रही है, दूसरा दूसरे खून को लेके जा रही है। फिर वो दिल के 4 चैम्बर्स में से जाके फिर किस तरह से वो ऑक्सीजन फेफड़ों से लेके पूरे निज़ाम को किस तरह से एक एक सेल में जाके देख रही है। और फिर अगर सेल को देखें जो आंख से भी नजर नहीं आता, उस पे इतनी इतनी बड़ी किताबें लिखी हैं, इतने वॉल्यूम्स हैं कि सेल के अंदर क्या होता है, उसके अंदर तो एक दुनिया ही और है जिसमें विरासत है, फिर उसमें एनर्जी बन रही है। ये सारे का सारा निज़ाम कैसे आ गया? फिर इंसान अगर देखे हमारे जो बाकी जो हमारे ऑर्गन जिस तरह से काम करते हैं, वो से तो करते हैं, हमें हमें उसके लिए कुछ नहीं करना। अब दिल के धड़कने में हमारा कोई रोल नहीं है, ये ऑटोमेटिक दिल धड़क रहा है, सांस हमारी आ रही है, हमारा नर्वस सिस्टम ऑटोमेटिक, अब हम सो रहे हैं, जाग रहे हैं, हमारा निज़ाम चल रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। अब वही देखें ना, हम मुख्तलिफ किस्म की ग़िज़ाएँ खाते हैं, प्रोटीन्स हैं, लहमियात हैं, नशास्तदार ग़िज़ाएँ हैं, उसमें हम रोगनियात हैं, फैट वगैरह। अब ये सारी एक ही स्टोमक एक ही है, वहाँ पे है, लेकिन हर एक के हजम होने के लिए मुख्तलिफ चीज़ें चाहिए। जैसे जो मीट है, प्रोटीन्स हैं, गोश्त वगैरह, उनके लिए वो एसिड चाहिए, और जो हमारी जो निशास्तदार चीज़ें हैं उनके लिए वो और तरह का मटीरियल चाहिए, लेकिन वहाँ पे हो रहा है। और फैट है उसके लिए अलग बाइल चाहिए, लेकिन वो एक ही जगह पे किस तरह से उनकी डाइजेशन हो रही है, एब्जॉर्प्शन हो रही है, और सारा हमारा सिस्टम चल रहा है। हमारा पूरा देखें कोऑर्डिनेट किस तरह से हो रहा है, ब्रेन से, नर्वस सिस्टम से, आंखें हैं। अब खुदा ने सेल्फ क्लीनिंग सिस्टम रखा आंख में,
आंख में अगर कुछ हो, खुद उसके अंदर रतूबत आएगी, उसको साफ करेगी। और किस तरह से इंसान जब चीज़ को देखता है फिर दिमाग उसको ट्रांसलेट करता है और हम इस चीज़ को समझ जाते हैं, आवाज़ों को समझ जाते हैं। ये सब चीज़ें जो हैं वो उस खालिक की बनाई हुई एक बेहतरीन इंजीनियरिंग डिज़ाइन है, जिसको कहा कि लक़द खलक़ना फ़ी अहसन तक़वीम। ये उसकी तफसीर है। और फिर कायनात में जो चीज़ें इंसान को मिलती हैं, इतनी इतनी चीज़ें, फिर कहा कि फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। इंसान किस किस चीज़ को जुटला सकता है उसकी नेमत को। फिर हमारा जो ऑर्गन्स हैं, अगर मैं एक एक ऑर्गन पे करूँ तो उस पर पूरा पूरा व्लॉग बनता जाएगा। हमारे देखिए यूरिनरी सिस्टम, हमारे गुर्दों का निज़ाम, उसमें कैसी जालियां लगी हैं कि वो खून को इस तरह से फिल्टर करती हैं कि फासद मादे निकल जाएं, लेकिन जो जरूरी चीजें वो ना निकलें, वो नहीं निकलती। किस तरह से डिजाइन किया हुआ है, जो उसमें ज़ाहिर उसमें खुराक भी है, उसमें बाकी अज्जा भी होते हैं, खून भी होता है, किस तरह से फिल्टर वो काम करता है। और यही हमारी नाली, ऐसे हम सांस भी लेते हैं, खाना भी खाते हैं, ऑटो सिस्टम के तहत किस तरह से चलता है। ये इतनी खूबसूरत खुदा की बनाई हुई तख्लीक है, ह्यूमन है। अगर आप पौधों को देखें तो उनमें एक ऐसा निज़ाम है, उनमें भी दो तरह की नालियां हैं, जाइलम और फ्लोएम। एक के जरिए जनाब वो ज़मीन से लेके खुराक और पानी ऊपर जाते हैं और दूसरे से लेके नीचे आते हैं, जैसे इंसानों में वेन्स और आर्टरीज है। तो इस पूरी कायनात को फिर अगर हम देखते जाते हैं तो कहते हैं कि फिर जाहिर है ये कोई खालिक है जिसने इस कायनात की क्रिएशन की है। ऐसे हो नहीं सकता। अगर हम जंगल से गुजर रहे हों और वहां पे अगर कुछ चीजें, बर्तन खाने पीने के ये वो पड़े हों, तो हम फौरन कहेंगे कि कोई इंसान यहाँ पे आया था तब ये चीजें पड़ी हैं। यानी वो बर्तन, वो चीजें किसी इंसान की वहां से मौजूदगी का, गुजरने का हमें जो है वो उसकी निशानदेही करते हैं। या अगर किसी जगह पे अगर आग जली हुई हम देखेंगे तो हम समझेंगे कि वहां पे जरूर कोई इंसान होगा। अगर किसी हम साहिल समुंदर पे कश्ती देखेंगे तो कहेंगे किसी ने बना के रखी है। तो इतनी बड़ी जो कायनात बनी है और ऑर्गेनाइज्ड है, और उसमें इस तरह से बेहतरीन चीजें खुदा ने फिट कर दी हैं। पूरी दुनिया के साइंसदान अगर आ जाएं तो जिस तरह से खुदा ने एक सेल बनाया है, उसमें क्रोमोसोम, उसमें जिस तरह से जीन्स लगाए हैं, जिस तरह से उनकी तरतीब दी है, इम्पॉसिबल है वो देख सके। अभी तो पढ़ ही नहीं सके। अभी तो मतलब वो जो किताब फितरत है, अभी तो इंसान इसको पढ़ने में लगा है, अभी तो सदियां लगेंगी इसको पढ़ने में। बनाना देखना तो बड़ी दूर की बात है। और उसने सही कहा था गालिबन न्यूटन ने, हम अभी तो हम समुंदर के किनारे बैठे गूंगे और सिपियों से खेल रहे हैं, अभी हमें तो समुंदर की गहराई का पता नहीं है। तो मेरा बहुत जी चाह रहा था कि इस मौजू पे भी बात करूं। बाकी मौजूआत पे तो आप व्लॉग्स देखते रहते हैं, लेकिन ये भी एक मौजू है और इस पे, इससे कई मौजूआत निकलते हैं। अभी आप लोगों पे है कि अगर आप अप्रिशिएट करेंगे, आप पसंद करेंगे, तो मैं इस पे फ्यूचर में बहुत से इस तरह के व्लॉग्स बन सकते हैं। और ये चूंकि मेरी मेडिकल रिसर्च जिसमें खुद मैं काम करता हूँ, मेडिकल यूनिवर्सिटी कैलोरेंस का इंस्टीट्यूट से बहुत सा उससे वाबस्ता था, जिसको मैंने सादा लफ्ज़ों में बनाने की कोशिश की ताकि वो लोग भी इसको जान सकें जो साइंस का इल्म नहीं रखते या वो ज़्यादा जिनकी तालीम नहीं है। तो बताइएगा ज़रूर कि ये व्लॉग आपको कैसा लगा है, और अगर अच्छा लगे तो दोस्त साहब आपसे ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि मुस्तकबिल में भी इस तरह के व्लॉग्स आएँ तो प्लीज़ ज़रूर लिखिएगा। अगर आप लोगों के कमेंट्स इस हवाले से आए तो फिर आप इस तरह के व्लॉग्स देख सकेंगे, ताकि फिर मुझे ज़रूर मोटिवेशन मिलेगी। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त।